वेलकम बच्चे लोग। क्विक रिवीजन सीरीज में मैं आज चैप्टर नंबर 10 करने वाला हूँ, फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, ध्यान से इस चैप्टर को देखेंगे, आप लोग सुनेंगे, व्यू करेंगे, वॉच करेंगे और आप एग्ज़ाम रेडी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, सबसे पहले ये तो समझिए कि ये फाइनेंशियल मार्केट होती क्या चीज़ है, ये क्या भला है। तो ऐसा मार्केट जहाँ पे पैसे जो है ना प्रोक्योर किए जा सके। कंपनी जब बिज़नेस करती है तो उसको पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसे प्रोक्योर किया जा सके, ऐसे मार्केट को, ये एक वर्चुअल मार्केट स्पेस होता है जहाँ पर हम पैसों का शेयर को खरीदते बेचते हैं या बोरिंग्स करते हैं या तमाम चीज़ें करते हैं, है ना। तो उसको हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए, यहाँ मैंने लिखा हुआ है सेंसेक्स। सेंसेक्स माने यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं हम लोग। 10 पॉइंट में हम आपको इसको समझा देते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न में आपके सेंसेक्स के बारे में आएगा। तो सेंसेक्स का मतलब होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, जिसको हम BSE बोलते हैं, BSE में 30 मोस्ट ट्रेडेड या ब्लू चिप कंपनीज, जिसके शेयर्स का जो उतार चढ़ाव होता है, उस उतार चढ़ाव से जो इंडेक्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। ठीक है, तो सेंसेक्स जो है 1986 में लॉन्च किया गया था। 30 मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक है। ठीक है ना। BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहीं से नियत होता है। 13 सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेंचमार्क इंडेक्स है BSE का। ठीक, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंडिकेटर है। सेंसेक्स अगर राइज करे तो इसका मतलब है कि मार्केट अच्छा कर रहा है, और अगर सेंसेक्स डाउन हो, नीचे आए, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। एक बात समझिए, जो सारे पॉइंटर्स मैंने दिए हुए हैं आपकी सुविधा के लिए दिए हुए हैं कि बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन सेक्टर्स। एक हो गया हाउस होल्ड जो फंड सेव करता है, और दूसरा बिजनेस जो फर्म इन्वेस्ट करता है। ठीक है, जो पैसे इन्वेस्ट करता है। फाइनेंशियल मार्केट इन दोनों को लिंक कर देता है। जो फाइनेंशियल मार्केट होता है, यहाँ मार्केट हो गया, ये हो गया आपका फाइनेंशियल मार्केट, ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट, और इस तरफ हो गया हाउस होल्ड, और इस तरफ क्या होगी, कंपनीज हो गई, यानी फर्म्स हो गई, या इसको बोलते हैं आप कंपनीज हो गई। तो इसके बीच में ये लिंक का काम करता है। यहाँ से सारे पैसे आते हैं इस मार्केट में, और ये मार्केट पैसे फिर इसको वापस दे देती है। किस पर्पज़ के लिए? ये क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। इसका काम है जी इन्वेस्टमेंट करना। और इसका काम क्या है जी, हाउस होल्ड का काम क्या है, सेव करना। सेवर्स होते हैं, हाउस होल्ड क्या होते हैं, सेवर्स होते हैं, और जो कंपनीज होती हैं ये इन्वेस्टर्स होती हैं, और बीच में ये मार्केट है जो मार्केट लिंक का काम करती है। बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम अलोकेटिव फंक्शन बोलते हैं। इन डूइंग सो इट परफॉर्म्स व्हाट इज नोन एज अलोकेटिव फंक्शन। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक का काम करती है कौन, मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। और एक और बात देखिए, बड़ी ही ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एलोकेटिव फंक्शन करती है, यानी कि जहाँ पर फंड है वहाँ से उठा करके जिस फील्ड में फंड चाहिए वहाँ ये एलोकेट कर देती है। ध्यान में क्या रखना है, अगर एलोकेटिव फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हुआ तो 2 चीज़ें होती है। पहला, द रेट ऑफ रिटर्न हाउस होल्ड्स को जो ऑफर किया जाता है, एलोकेटिव फंक्शन अगर अच्छा हो, यानी सही जगह पर पैसे लगाए जाएँ, तो जो रिटर्न है वो किसको मिलेगा, हाउस होल्ड को मिलेगा। और जो स्केर्स रिसोर्सेज है वो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी में जाएगी। 2 मेजर ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है एलोकेशन ऑफ फंड्स के, पहला है बैंक्स और दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट। फाइन, कई बार क्या होता है कि आप अपने पैसे क्या करते हो, बैंक में जमा करते हो, और बैंक क्या करती है, सामने किसी कंपनी को लेंडिंग करती है। दूसरी बात, हाउस होल्ड जो है दूसरे तरीके से क्या हो सकता है, हाउस होल्ड शेयर्स या डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर सकती है। जो फाइनेंशियल मार्केट जो है, बिजनेसेस जो है फाइनेंशियल मार्केट का इस्तेमाल करके इशू करती हैं, और हाउस होल्ड उसमें इन्वेस्ट करता है। ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को जरा ठीक से देखिए। इस डायग्राम को देखेंगे, हाउस होल्ड्स क्या है, सेवर्स है, अभी भी मैंने बोला,
और बैंक हो या फाइनेंशियल मार्केट्स हो, ये बिजनेस फर्म्स हैं और ये इन्वेस्टर्स हैं। समझ में आ रही बात? तो फाइनेंशियल मार्केट जो है दोनों के बीच में किसका काम कर रही है? ब्रिज का काम कर रही है, लिंकेज का काम कर रही है। सो अगर शॉर्ट में बोले तो फाइनेंशियल मार्केट क्रिएशन और एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट का मार्केट है। ये ऐसा मार्केट है जिसमें फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट भी किए जाते हैं और फाइनेंशियल एसेट्स एक्सचेंज भी किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम है, देखेंगे आप। बिजनेस फर्म हो गया, ये बैंक है और ये फाइनेंशियल मार्केट है। ये क्या हो गया? हाउस होल्ड हो गया। या तो ये बैंक में पैसे जमा करेगा या नहीं तो ये क्या करेगा? फाइनेंशियल मार्केट में डायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, और फाइनेंशियल मार्केट से इन्वेस्टमेंट होगा तो किसको मिलेगा? फर्म्स को मिलेगा। या बैंक से जाएगा लेंडिंग, बिजनेस फर्म को जाएगा। बिजनेस फर्म क्या करेगी? बैंक्स को इंटरेस्ट आता है, बैंक्स कमाती है, तो बैंक क्या करती है? हाउस होल्ड्स को फिर पैसे वापस करती है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता है। फंक्शंस क्या है? बहुत ही आसान है। अभी तक जितना हम बात करते आए हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। हाँ, प्राइस डिस्कवरी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी शेयर के क्या दाम हो, ये इसी मार्केट से पता चलता है। मान लो दाम किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितने फंड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, कितनी इजीली फंड्स अवेलेबल हैं। जितना इजीली फंड्स अवेलेबल होगा उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वही डिमांड सप्लाई का स्टोरी यहाँ पर भी काम करता है। फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ये कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम करता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है सिक्योरिटीज़ के बारे में, और कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। आप इसको देखो, इसको बढ़िया से देखो। ठीक है, अच्छे से देखो। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में दो टाइप के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मनी मार्केट में भी दो मार्केट है, एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में दो मार्केट, डेब्ट एंड इक्विटी मार्केट। सेकेंडरी में भी डेब्ट एंड इक्विटी मार्केट है। यहीं पर मैं तुमको समझा दूँ, मनी मार्केट होता है शॉर्ट टर्म मार्केट और जो कैपिटल मार्केट होता है लॉन्ग टर्म मार्केट। समझ में आई बात? प्राइमरी मार्केट होता है कोई भी सिक्योरिटी पहली दफ़ा अगर मार्केट में इश्यू की जाती है ना, फर्स्ट टाइम, तो ऐसी मार्केट व्यवस्था को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। और सब्सिक्वेंटली जब इसकी ट्रेडिंग होती है ना, यानी जैसे स्टॉक एक्सचेंज हुआ, ये सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा है। क्योंकि जो भी तुम शेयर खरीदते हो, मान लो प्रेमसर्स कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड ने शेयर इशू किया, तो तुम उन शेयर को खरीदोगे पहली दफ़ा, तो वो हो जाएगा प्राइमरी मार्केट। लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पे चूंकि ये शेयर्स लिस्टेड होते हैं, बाद में तुमको दिल करेगी कि शेयर के प्राइस बढ़ गए हैं यार, इसको निकाल दो, बेच दो, पैसे थोड़े से इसमें से कमा लो, तुम इसको बेचने जाओगे, कहाँ बेचोगे, किसको ढूंढोगे? तो इसके लिए सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पर तुम इसको सेल कर सकते हो। एनोनिमस सेलर को, तुम जानते भी नहीं हो उस सेलर को तुम बेच सकते हो, और तुम वहाँ से खरीद भी सकते हो। जो भी स्टॉक तुमको चाहिए वो तुम खरीद भी सकते हो। ठीक है, तो मनी मार्केट को ध्यान से देखना है। जैसे मैंने बोला कि इसकी ये शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, जो पीरियड ऑफ मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर होता है। इन्हीं चीज़ों को समझना है। इसमें कई सारी टाइप्स होते हैं जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ लें। फटाफट इसको पढ़ लो। सबसे पहला होता है ट्रेजरी बिल। तो ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैच्योरिंग इन लेस देन 1 ईयर। कैसा डॉक्यूमेंट होता है ये? कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है ये सरकार बोरो करती है और लगभग 1 साल से कम की मैच्योरिटी होती है। इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है सरकार के बिहाफ पे। ठीक है ना, सरकार की शॉर्ट टर्म फंड्स को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। दे आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। याद रखना है, हाईली लिक्विड होता है और अश्योर्ड यील्ड होता है। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता ही नहीं, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इश्यू होता है। ठीक है ना, और प्राइस लोअर होगा देन द फेस वैल्यू, रीपेड एट पार। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इट्स मल्टीपल। ये बात याद रख लेना, क्योंकि पेपर में पूछने वाली यही सब चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ। समझ गए? स्किप मत करना इसको। 25,000 का मिनिमम होगा या इसके मल्टीपल में होगा। समझ में आ रही बात? कमर्शियल पेपर के बारे में देखो। कमर्शियल पेपर दूसरे टाइप का हो गया। कमर्शियल पेपर होता है शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, निगोशिएबल ट्रांसफर बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है ना, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्रेडिट वर्दी कंपनियां हैं, वो इसको इशू करती हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने के लिए, लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट देन द मार्केट। ठीक है ना, मैच्योरिटी पीरियड इसका 15 डेज टू 1 ईयर होता है, याद रखना है।
ठीक, ये बैंक बोरोइंग का ऑल्टरनेटिव होता है। डिस्काउंट पे इसको सेल किया जाता है और रिडीम किया जाता है पार पे, ये भी ध्यान में रखना है। बात समझ में आई? ये ब्रिज फाइनेंसिंग की तरह काम करता है। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब होता है बीच में अगर कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया तो आप जो है फाइनेंस कर सकते हो इसके थ्रू। कॉल मनी, इसको देखना है। कॉल मनी भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिपेएबल ऑन डिमांड विद ए मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे टू 15 डेज। ये जनरली इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है। जैसे मान लो पंजाब नेशनल बैंक है, इसको इमीडिएटली 1000 करोड़ की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इसको लैंड करना है या किसी ने 1000 करोड़ रुपए निकालने हैं इसके बैंक में, इस बैंक में पड़े हुए हैं और किसी का, और वो इसको ट्रांजेक्ट करना चाहता है। तो 1000 करोड़ रुपए इमीडिएटली अगर पंजाब नेशनल बैंक के पास नहीं है तो पंजाब नेशनल बैंक क्या करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेती है 1 दिन या 15 दिनों के लिए, मैक्सिमम 15 डेज़ के लिए। फिर इस पीरियड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये वापस कर देती है। तो ऐसे को हम कॉल मनी या मनी एट शॉर्ट नोटिस भी बोलते हैं। और कई बार कैश रिजर्व रेशियो होता है, उसको मेंटेन करने के लिए, मैंने कहा ना कि लैंडिंग कर देगा तो रिजर्व रेशियो घट जाएगा, तो इस कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए, CRR को मेंटेन करने के लिए भी होता है, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन्स इज नोन एज कॉल रेट। याद रखना है, कॉल रेट किसको बोलते हैं, कॉल मनी के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम कॉल रेट बोलते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, ये है क्या, तो ये नॉर्मली जो इंडिविजुअल्स को इशू किए जाते हैं, कॉर्पोरेशंस को, कंपनीज को, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ टाइट लिक्विडिटी व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक्स इज स्लो बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। दे हेल्प टू मोबिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। कमर्शियल बिल, भाई साहब तुम इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हो, है ना, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। जितना भी तुमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो जो भी पढ़ा है मैं बता देता हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिंपली हुआ कि मान लो तुमने कोई गुड्स बेचे, बेचने के बाद तुमने उधार बेचा तो तुम एक इकरारनामा, करारनामा करा लेते हो, यानी को ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है और उसका सामने वाले को आप ऑर्डर करते हो कि भाई 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर जो भी ड्यूरेशन होता है उसमें वो आपको ये पैसा पे कर दे, सिंपली, ठीक है। और उसका एक कागज़ बन जाता है जिस पर स्टैम्प लगा हुआ रहता है। ये एक एविडेंस होता है कि बंदे को तुमने गुड्स उधार में बेचे हैं। और इसका मैच्योरिटी पीरियड जैसे ही होता है आप उसको ये दिखाते हो और आप उससे पैसे ले लेते हो। इस बीच में अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसे क्या करते हो, इसको बैंक जाते हो, बैंक में जाकर इसको डिस्काउंट, इसको कहते हैं डिस्काउंट करा लेना। मतलब ये कि बैंक को ये देते हो, मान लो 5000 की वैल्यू का डॉक्यूमेंट है तो बैंक तुमको 4500 रुपये दे देगा और 3 महीने बाद जब ये मैच्योर होगा तो वो पैसे कहाँ चले जाएंगे, बैंक में चले जाएंगे। 500 रुपये तुमको क्या लगा, ब्याज लगा। चूंकि तुमको 5000 के बदले 4500 रुपये बोलते हैं इसलिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ही कोई ट्रेड बिल, कमर्शियल बिल किसको बोलेंगे, अब ये तो ट्रेड बिल हो गया। ट्रेड बिल को क्या कर, जो मैंने बोला तुमको वो ट्रेड बिल है, उस ट्रेड बिल को जैसे ही कमर्शियल बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया इसको कमर्शियल बिल बोलते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। मनी मार्केट में कितने इंस्ट्रूमेंट तुमने पढ़े, 5 इंस्ट्रूमेंट पढ़े, 5 इंस्ट्रूमेंट याद रखना है। फिर कैपिटल मार्केट को देखो। कैपिटल मार्केट में 2 टाइप के मार्केट मैंने बताया था, प्राइमरी मार्केट और तुमको सेकेंडरी मार्केट बताया था। तो प्राइमरी मार्केट में तुम क्या करते हो, शेयर इशू करते हो। पहली दफ़ा जब शेयर इशू करते हैं तो ऐसे मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और सब्सिक्वेंटली ट्रेडिंग होती है तो उसको हम स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में कैसे फ्लोट करते हो, प्रोस्पेक्टस इशू करते हो। भाई प्रोस्पेक्टस इशू किया हमारे यहाँ कंपनी में, आप जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये ऑफर फॉर सेल होता है। इस ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि सिक्योरिटीज आर नॉट इशू डायरेक्टली टू द पब्लिक बट इसको ऑफर्ड, है ना, फॉर सेल थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउस और स्टॉक ब्रोकर। ये पहले आपको खरीद के रख लेते हैं आपके वो, और वो फिर बाद में अपना सेल पे इसको बेचते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग पब्लिक को रीसेल कर देते हैं। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। बेटा ये सब याद रखना है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि नॉन लोगों को या नॉन इंस्टीट्यूशंस को तुम शेयर इशू कर देते हो, इसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। फिर राइट्स इशू है। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जब तुम कोई नया इशू करते हो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछते हो कि भाई हम इशू कर रहे हैं, तुम लोगे। अगर वो मना कर देता है तो फिर तुम दूसरों को या बाकी के जो शेयर्स हैं वो लोग दूसरे लोगों को आप इशू कर देते हो। समझ में आ गई बात, दैट इज कॉल्ड राइट्स इशू।
EIPO यानी इलेक्ट्रॉनिक IPO का मतलब होता है बेटा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं IPO को। ये वही है स्टार्टिंग में जो आप पब्लिक ऑफर होता है। दूसरा सेकेंडरी मार्केट हो गया जिसका नाम है आपका स्टॉक एक्सचेंज। ये एक तरीके से क्या पूरे तरीके से ये सेकेंडरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट, समझ गए सर। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है SCRA के हिसाब से, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज का मतलब एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट constituted for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying and selling और dealing in securities, तो उसको हम बोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शंस क्या है? लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी मार्केट में फ्लोटेड है उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। लिक्विडिटी का मतलब जब मर्जी तुम इसको बेच लो, पैसे निकाल लो। ये मार्केट है तभी तो तुम इसमें बेच सकते हो और जल्दी से पैसे अपने निकाल सकते हो, ठीक है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, किस सिक्योरिटी की क्या प्राइस होगी, यानी किस शेयर की क्या प्राइस होगी, किस डिवेंचर की क्या प्राइस होगी। फिर प्योर डिमांड एंड सप्लाई का सिचुएशन होता है, या दूसरी बात ये समझो कि अगर मान लो डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन तो होगी ही, मान लो अगर कोई लूजिंग कंपनी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी घटती जा रही है, तो लोग जनरली क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसको बेच के हटाएंगे। तो वहाँ पर क्या हो गया, ऐसे शेयर की सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस क्या होने लगती है, फॉल होने लगती है। स्टोरी समझ में आ रही है? तो बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई का सिचुएशन है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेफ है, पता होता है कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, पूरा लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ये होता है, इसलिए इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है, इक्विटी कल्ट स्प्रेड करता है। इक्विटी कल्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करें, ऐसे लोगों की संख्या को बढ़ाना ही हम कहते हैं, या ऐसे लोगों का एक ग्रुप हुआ उसको हम बोलते हैं कल्ट। समझ गए? कल्ट का मतलब क्या होता है कि एक विशेष प्रकार के लोग जो विशेष प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, उनका एक अपना समूह होता है। तो ऐसे लोग जो इक्विटी में इन्वेस्ट करें, ऐसे लोगों की तादाद क्या हो जाती है, बढ़ती है। किस वजह से? स्टॉक एक्सचेंज की वजह से। दैट इज व्हाट कॉल्ड इक्विटी कल्ट। स्पेकुलेशन का भी स्कोप प्रोवाइड करता है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, एस्टिमेट कर लेना है, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना कि भाई कल को इस शेयर के प्राइस जो है ना बढ़ेंगे, अभी ये लो पे चल रहा है, अभी ये नीचे चल रहा है, इसको खरीद लो, इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो तुम खूब ज़्यादा उसकी बिकवाली मतलब उसकी खरीदारी करोगे। तुम उसको स्टॉक को खरीद करके रख लिए, जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तब तुम इसको बेच दोगे, ठीक है। दैट इज अ काइंड ऑफ स्पेकुलेशन। या और कई तरीके की चीज़ें होती हैं। मोटी मोटी बात ये समझो कि एक एस्टिमेशन होता है कि गिरेगा या उठेगा बाजार, इसका स्पेकुलेशन होता है और इस अंदाजे पे लोग खरीदते हैं और बेचते हैं शेयर्स को। दैट इज अ स्पेकुलेशन। अब ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर है कि कैसे ट्रेड करते हो शेयर मार्केट पर और कैसे इसका सेटलमेंट होता है। इस बात डीमटेरियलाइजेशन समझ लो। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है जब शेयर या डिवेंचर को या शेयर सर्टिफिकेट को, जब तुम शेयर खरीदते हो तो तुमको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसको शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। तो इस शेयर सर्टिफिकेट को हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल फॉर्म में ना दे करके डीमटेरियलाइज फॉर्म में यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन। स्टोरी इतनी सी समझ लीजिएगा, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन। इसके लिए इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा डिपॉजिटरी के पास। जो सेबी है इसने मैंडेटरी कर दिया है कि सारे के सारे डीमैट फॉर्म में ही होंगे, ठीक है ना। फिजिकल शेयर्स को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को तुम फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड रीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। डीमैट सिस्टम काम कैसे करता है, बहुत ही सिंपल है। डीमैट सिस्टम काम कैसे करता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये कैसे काम करता है, बस आगे बढ़ेंगे। डीमैट सिस्टम, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होगा, चाहे वो बैंक हो, ब्रोकर हो, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी हो। वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक अकाउंट ओपन करेंगे अपना, पैन कार्ड डिटेल वगैरह दे करके। फिजिकल सर्टिफिकेट अगर आपको होगा तो डीमटेरियलाइज हो जाएगा। शेयर्स अगर पब्लिक ऑफर में अप्लाई किया गया हो तो सिंपल डिटेल ऑफ डीपी आपके पास होगा। बाकी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। डिपॉजिटरी के बारे में आप पढ़ लीजिए। डिपॉजिटरी कैसा होता है, जब आप डीमटेरियलाइज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा शेयर तो आपके जेब में तो होगा नहीं, तो ये कहाँ पे होगा, तो ये एक डिपॉजिटरी है ना। भारत सरकार में, भारत में 2 टाइप की डिपॉजिटरीज हैं।
उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डिपॉजिटरी कैसा होता है, जस्ट लाइक बैंक होता है, जो आपके पैसे अपने पास रखता है सेफ कस्टडी में, वैसे ही आपके शेयर्स इस डिपॉजिटरी में पड़े हुए रहते हैं। भारत में दो टाइप की दो डिपॉजिटरीज हैं, एक है NSDL, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, ये NSDL है, और दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये दो हैं। क्या याद रखना है NSDL के बारे में कि ये ज्वाइंट वेंचर है किसका, IDBI, UTI और नेशनल बैंक एक्सचेंज का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, NSE का। तो IDBI, UTI और NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि दिल्ली में है, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। जब सिस्टम ये शुरू हुआ था 1996 में, तो ये फुल्ली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ही शुरू हुआ था भारत में पहली दफ़ा, समझ गए। NSE दिल्ली में है। तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड हो गया, इसको प्रमोट किस किस ने किया, ज्वाइंट वेंचर किस किस का, IDBI, UTI और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये याद रखना है आपको। सेंट्रल बैंक के लिए कौन कौन प्रमोट किसने किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंक ऑफ इंडिया, ये दो लोगों ने इसको, दो ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रमोट किया था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। जो भी इंटरमीडियरीज इसमें काम करते हैं उसको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। जो भी इंटरमीडियरीज होते हैं, यानी इस डिपॉजिटरी और मैं जो शेयर होल्डर हूँ इसके बीच अगर कोई है, उसको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। ये कोई भी हो सकता है, स्टॉक ब्रोकर हो सकता है, जिसके बारे में पहले हमने आपको बताया। NSE के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। 1994 में इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था, 1992 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, ठीक है ना, जिसको स्टॉक एक्सचेंज की तरह अप्रैल 1993 में हमने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। NSE के मार्केट सेगमेंट क्या है, होलसेल डेब्ट मार्केट है, कैपिटल मार्केट सेगमेंट है, ये सब चीज़ें, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है बेटा, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, NSE के बारे में जान लेना है। ऐसे BSE के बारे में हमने आपको बता दिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में स्टैब्लिश हुआ था, और परमानेंट रिकॉग्निशन इसको मिली थी SCRA के अंदर 1956 के अंदर। ऑब्जेक्ट्स को छोड़ दीजिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़िए, हिस्ट्री थोड़ा सा इसको जान लीजिए कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12th April 1988 as an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market and for investors protection। ये बात समझ गए। रीजन फॉर द, अब सेबी वाज गिवन ए स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन 30 जनवरी 1992 थ्रू एन ऑर्डिनेंस। It was to function under the overall administrative control of the Ministry of Finance of the Government of India। उसके बाद स्टैट्यूटरी स्टेटस जब मिल गया तो कुछ नहीं, ये अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। 1992 में जो एक्ट है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, ये पास हुआ, और सेबी तब से लेकर के आज तक एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो यहां से आएगा, फंक्शंस ऑफ सेबी, ठीक है। तो सेबी के रेगुलेटरी फंक्शंस को देखेंगे, डेवलपमेंटल फंक्शन को देखेंगे, प्रोटेक्टिव फंक्शन को देखेंगे। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, सीधे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा। तो रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब ब्रोकर को रजिस्टर करना, सब ब्रोकर को, अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, ये रेगुलेटरी फंक्शन है। यानी कि एज अ ग्रैंड फादर ये रहेगा, ये देखेगा कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या नहीं कर रहे हैं लोग, क्या मेरे ऑर्डर्स का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी मार्केट की तरह काम करता है, वैसे ही ये भी रेगुलेटरी मार्केट की तरह काम कर, रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें इसका काम है। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेज एंड इंटरमीडियरीज, levying fee for other exchanges for carrying out the purpose of this act. These all are the regulatory activities of the SEBI. Now development function, डेवलपमेंट का फंक्शन, जो ये सिक्योरिटी मार्केट है इसको डेवलप करने की भी जिम्मेवारी किसकी होती है, सेबी की होती है। तो ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये तमाम काम ये करेंगे। प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करना, जैसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं या मैनिपुलेशन या प्राइस रिगिंग है, इन सब के ऊपर वॉच रखना, हॉक आई रखना, ये काम है उसका।
controlling insider trading, imposing penalties for such practices. These all are the activities. Promotion of fair practices and code of conduct. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। ओके, तो जितने भी आपके प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मनी मार्केट हैं, है ना, कैपिटल मार्केट हैं, और हाउस होल्ड्स स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको पता चल गया, और सेबी के बारे में आपको पता चल गया, डिपॉजिटरीज के बारे में पता चल गया, NSDL और CSDL के बारे में पता चल गया। यही चीज़ें आपको एग्जाम में पूछने वाला है और यही चीज़ आपको बार बार पढ़ना चाहिए। ओके, तो आज बस इतना ही, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू अगेन, बाय।